सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अलग अलग दांव खेल रही है, लेकिन इस बार भी बिहार में जातीय समीकरण का ही असर देखा जा रहा है। हर पार्टी जातीय समीकरणों को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन विकास के जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में बात होनी चाहिए थी वो कोसों दूर नजर आते हैं। जातीय समीकरणों की आड़ में विकास सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद इस बिहार के चुनावी महासंग्राम पर चर्चा करते हैं। शौचालय नहीं है तो हम लोग को आस पड़ोस में जाना पड़ता है अपने दोस्त के घर। करीब 12 करोड़ की आबादी वाला बिहार मुख्यतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित राज्य है। यहाँ कई दशकों से बढ़ती बेरोजगारी, चौपट उद्योग धंधे, काम धंधों के लिए देश के बड़े शहरों की ओर पलायन एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है। लेकिन चुनावों के दौरान इन्हीं समस्याओं को लेकर चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया जाता है। हर दल समस्या को दूर करने का वादा कर सत्ता में तो आता है, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ के हालात सुधरे नहीं हैं और दशकों से हालात जस के तस बने रहते हैं। इन्हीं को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समय समय पर बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं। इसके लिए एक कारण वो ये भी बताते रहे हैं कि इससे राज्य में उद्योग लगाने वालों को टैक्स की बचत मिलेगी। लेकिन सरकार बदलने पर उनकी ये मांग तेज या धीमी होती रहती है। सरकारें बदली, हालात जस के तस। चेहरे बदले लेकिन मुद्दे वही पुराने। चुनाव ने फिर दोहराया बेरोजगारी का मुद्दा। शिक्षा के स्तर पर फिर बिहार में राजनीतिक दल आमने सामने। चुनाव की आहट और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल। विकास के मुद्दों से जरूरी जातीय समीकरण। चुनावों में पीछे छूट रहे विकास के मुद्दे। क्या युवाओं को मिलेगा रोजगार? बेरोजगारी का मुद्दा भी बिहार के चुनावों में प्रमुखता से छाया रहता है। CMIE के सर्वे के अनुसार अप्रैल 2020 में बिहार में बेरोजगारी की दर 46.6% थी। ये संख्या राष्ट्रीय दर से लगभग दोगुनी है, लेकिन कोरोना संकट ने इस समस्या को और बढ़ा दिया। घर लौटे प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग और 75 उद्योगों में उन्हें रोजगार दिलाने जैसे कई प्लानों का ऐलान भी नीतीश सरकार ने किया। कोरोना काल से पहले का जिक्र अगर किया जाए तो बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में रोजगार के लिए महाराष्ट्र की ओर पलायन करते हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण वापस अपने गांव लौट चुके मजदूरों को अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा। क्या शिक्षा की बदलेगी तस्वीर? बिहार में शिक्षा को लेकर इतना पसीना बहाया जाता है ताकि बच्चा हर हाल में पास हो जाए। वैसे बिहार में नकल करना या कराना कोई नई बात नहीं है। ये तो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाला सालाना जलसा ही तो है। बिहार की शिक्षा को प्रोडिकल साइंस से भी समझा जा सकता है। प्रोडिकल साइंस कोई साइंस नहीं, लेकिन बिहार में 2005 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सबसे चर्चित शब्द शायद यही रहा है। एक छोटी सी कहानी है कि बिहार बोर्ड की एक टॉपर से जब उसके विषय के बारे में पूछा गया तो उसने पॉलिटिकल साइंस को इसी नाम से पुकारा था, और तब बिहार में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली का कच्चा चिट्ठा एक नए अंदाज में सामने आया था। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। लेकिन उस समय की एक तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसमें एक नई इमारत में छिपकलियों की तरह चिपके लोग परीक्षार्थियों को चिट्ठियां पहुंचा रहे थे। कब मिलेगा बेहतर इलाज? बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं भी बीमार ही नजर आती हैं, जब बिहार के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन इस वक्त अस्पतालों की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चुनावी आहट के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा भी
लोगों के जुबान पर अब जोर पकड़ने लगा है। बहरहाल बिहार में विकास के मुद्दों पर दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अब देखना होगा नीतीश कुमार जातीय समीकरण साध कर फिर से अपनी सरकार बनाएंगे या फिर विकास के मुद्दों में घिरकर अपनी सत्ता का ताज गंवा बैठेंगे। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क से कमलेश कुमावत की रिपोर्ट। कुल मिलाकर के जो रिपोर्ट आपने देखी उसका जिक्र यहां पर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से 15 सालों के सुशासन बाबू के इस दौर को लोग याद रख रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं विपक्ष के सवाल उठाना भी लाजमी हो जाता है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये 3 वो प्रमुख अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के आम आवाम हमेशा से नई सरकारों के प्रति आशान्वित रहती है। जिस तरीके से कोरोना महामारी के इस दौर में मजदूरों का पलायन हुआ और खासतौर पर बिहार से जुड़े हुए वो मजदूर जो कहीं न कहीं देश के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, वहां पर जीवन यापन करने के लिए सैकड़ों लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौर में जब वो वहां से पलायन करने के लिए वापस बिहार पहुंचे तो अभी के जो हालात है वो काफी भयानक माने जा सकते हैं। साथ ही रोजगार का मुद्दा, जो लोग इस कोरोना महामारी के इस दौर में जो रोजगार पे थे और बेरोजगार हो गए, एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 46% से ज्यादा जो रेशो है वो बेरोजगारी का वहां पर पहुंच गया है और तकरीबन 5 राज्यों में सबसे प्रमुख जो स्थान है वो बिहार का बताया जा रहा है। 15 साल के शासन में खासतौर पर नीतीश कुमार का जो शासन रहा है, हालांकि 2 साल उसमें से निकाल दिए जाए तो आरजेडी के साथ भी रहे, लेकिन इसके अलावा जब जब बीजेपी के साथ में गठबंधन रहा, भले ही सरकार से जुड़े तमाम लोग सुशासन बाबू के विकास के दावों का दम भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन सवाल वहां भी खड़ा होता है कि स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो और खासतौर पर कानून व्यवस्था की बात हो। आप सरकार में उसी वक्त आए थे जब कहीं ना कहीं आपने कहा था कि बिहार में जंगल राज हो गया है, लेकिन क्या सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के साथ ही क्या वाकई में बिहार में कानून का राज हो गया है? ये तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समाज के अंदर से निकलते हैं, समाज को प्रभावित करते हैं, समाज की उस तस्वीर को सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आखिर हालात कैसे हो चुके हैं। हालात कहीं बद से बदतर तो नहीं हो गए या हालात वाकई में बहुत अच्छे हो गए हैं? विकास की स्थिति बिहार की क्या कहती है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना लाजमी हो जाता है और वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में चुनाव हो। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर एस अहमद साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू से, साथ ही भावना झा मेरे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस लीडर है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भावना जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि बिहार में चुनाव है और कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार एज ए विपक्ष के तौर पर जिस तरीके से महागठबंधन का निर्माण हुआ था, हालांकि वो बात और है कि नीतीश कुमार उस महागठबंधन से बाहर निकल करके महज 2 साल रह पाए और बाहर हो गए, लेकिन लगातार विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, ये तमाम चीजें चुनाव के आसपास देखी जाती है, लेकिन लगता क्या है, क्या इन 15 सालों में वाकई में बिहार की तस्वीर बदली है या आज भी ये वही बिहार है जो एक बार फिर से अपने अधिकारों के लिए, अपनी अहमियत को दिखाने के लिए जूझता नजर आता है? भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि विगत 15 सालों में जो तस्वीर बिहार की आई है, वो जो ये लोग पिछले बार के इसका ताना दे रहे हैं कि 15 साल जंगल राज, 15 साल जंगल राज, अभी कौन सा राज है और कौन सी सरकार है ये पता ही नहीं चलता है। जिस तरह से लूट खटोस, आपराधिक घटना, बलात्कार की घटना हम देखते हैं कि जिस तरह से रोज बालिका गृह, संरक्षण गृह में बालिका को असंरक्षित रखा जा रहा है, तो उस तरह की इस घटना, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होना और हर चीज में ये सरकार फेल नजर आ रही है। तो किस तरह हम कहें कि ये सरकार में सब कुछ, सुशासन बाबू के सरकार में सब कुछ सुशासन में हो रहा है, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। आपराधिक घटना बढ़ते जा रही है, आप जाइए तो कहीं थानेदार तक सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सब समझने की क्रोनोलॉजी है कि लोग समझे कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है, तब फिर आप किसी को कोस सकते हैं, नहीं तो आपको कोसने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। संजय टाइगर साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़े हैं। टाइगर साहब, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और उससे पहले मैं एस अहमद साहब के पास में आना चाहूंगा। अहमद साहब, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ कहने से सब कुछ नहीं बदलता है, विकास दिखाना पड़ता है, विकास करना पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विकास तब दिखाई देगा जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हमारे शासन में और पूर्ववर्ती शासन के बीच के फर्क को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि तब गांव में सड़क नहीं थी, अब गांव में सड़कों की जाल बिछी है। तब बिजली आती थी तो आश्चर्य होता है, अब बिजली जाती है तो लोगों का आश्चर्य होता है।
बिजली की उपलब्धता है, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, घर घर नल का जल मिल रहा है, जो बुनियादी सुविधा है उसको मैंने ठीक किया। नल और भावना जी बोलने दीजिए, भावना जी बोलने दीजिए, भावना जी जवाब लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी जी। और कानून का शासन हमने स्थापित किया। मैं ये नहीं कहता कि आज आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन आज सामूहिक नरसंहार नहीं हो रहा है, अपराधियों को सत्ता से संरक्षण नहीं मिल रहा है, जो अपराध कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, जेल के शिक्षकों के अंदर डाले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों के संपत्ति पर सरकार कब्जा कर रही है। तो एक बड़ा फर्क है। स्कूटर पर आज साढ़ नहीं ढोया जाता है। भैंस के सींग तेल लगाने में सरकारी खजाने से 14 लाख रुपए खर्च नहीं हो रहा है। ये फर्क आपको दिखाई देगा। तब जातीय अनुमान पैदा किया जाता था, आज सामाजिक समरसता है, सामाजिक सद्भाव है, बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण हुआ है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। तो हर क्षेत्र में चौमुखी विकास, ठीक है, सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास हो रहा है। प्रक्रिया है, लेकिन कुछ हुआ है तो ठीक है, आए हमने और कुछ भूल जाने हैं। मुश्किल ये है, बाद में बोलता है सरकारों ने कोई बड़ी बड़ी समस्याएं जो पैदा की थी उसका भी हमने समाधान किया है। नदियों पर पुल बने हैं तो विकास हुआ है, क्षेत्र में विकास हुआ है। चलिए, आस्तिक शर्मा आरजेडी नेता मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं, साथ ही प्रोफेसर एन के चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दा बता देता हूं, मेरे साथ भावना झा जो है कांग्रेस लीडर हमारे साथ में है, साथ ही एस अहमद साहब वरिष्ठ नेता जेडीयू मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही संजय टाइगर प्रवक्ता बीजेपी, ये तमाम लोग इस पैनल में शामिल है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको जिक्र कर दूं आस्तिक शर्मा साहब, जिस तरीके से 15 सालों के विकास का दावा किया जाता है, विपक्ष का लगातार एक ही आरोप है कि कुछ भी नहीं बदला है, बिहार वैसा का वैसा है। जिस जंगल राज को इश्यू बनाकर के सत्ता में आए थे, आज भी कुछ नहीं बदला है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कुल मिलाकर के स्थितियां वैसी की वैसी है। क्या कुछ कहेंगे आस्तिक जी? बिल्कुल, अगर आज जो परिस्थितियां बदल जाती तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाते, पलायन क्यों कर रहे हैं लोग? पहले तो कोई फिगर नहीं था, दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना के काल में बिहार के कितने लोग कितनी जिलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं बाहर, ये तो सामने आ गया। तो विकास का पैमाना सिर्फ रोड और बिजली नहीं ना होता है, उसका जो पैरामीटर है उसमें रोजगार भी तो चाहिए लोगों को ना। तो बिहार में सबसे ज्यादा विकास हो रहा है, लेकिन बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। इसका क्या जवाब है इनके पास? चलिए, डॉक्टर एस अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। लगातार भावना शर्मा जी भी आक्रामक हैं और कुल मिलाकर के आस्तिक शर्मा आरजेडी नेता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आक्रामक है। बिहार में लोग जानना चाहते हैं विकास कैसा हुआ है, विकास दिखता कैसा है, विकास जो किया है वो दिखता क्यों नहीं है? एस अहमद साहब, मैंने कहा कि समावेशी विकास हुआ है। अगर हम विकास, उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध है, अपराध बिहार में कहाँ है? आप देखिए जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें औसत दर प्रति दर जो है 383 अपराध राष्ट्रीय जघन्य अपराध का दर है। बिहार का औसत दर आज के डेट में जघन्य अपराध 222 है, महिला अपराध में 22वां में 26वां जंगल राज की बात कर रही है। जब बाहुबली सड़क को चढ़ा करते, देखिए चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। एस अहमद साहब चर्चा ऐसे नहीं हो पाएगी। जिस मुद्दे को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं, वो मुद्दा वाकई में बिहार की राजनीति से जुड़ा है, बिहार के उन मुद्दों से भी जुड़ा है जो कहीं न कहीं लगातार दशकों तक हावी रहे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर आपस में खींचतान चलती रहेगी तो वो बात ना तो मेरे तक पहुंच पाएगी, ना मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। एस अहमद साहब, आपसे जानना चाहूंगा विकास दिखता क्यों नहीं है? जनता पूछ रही है, विपक्षी नेता मेरे साथ पैनल में शामिल है, कुल मिलाकर उनको जवाब दीजिए, विकास कैसा दिखता है? जी, विकास के लिए क्या चाहिए? विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चाहिए। आज सड़कें जो बिहार की है, बिहार के सुदूर कोने से आप बिहार पटना 5 घंटे के अंदर आ सकते हैं। आज सड़कें इतनी अच्छी हैं। जो बिजली की स्थिति आज से 15 साल पहले आप याद कीजिए, क्या बिजली की स्थिति थी? 24 घंटे में 5 घंटा 6 घंटा पटना में लाइट रहा करती थी।
गांवों की स्थिति तो छोड़ दीजिए, जिला मुख्यालयों की स्थिति छोड़ दीजिए, जनरेटर का कारोबार चला करता था, 100-200 रुपये पॉइंट बिजली बिका करती थी। आज सुदूर गांव में, पंचायत में हर जगह 24 के 24 घंटा बिजली रहती है। पूर्ण विकास कैसे है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। आज बिहार के हर एक जिला में इंस्टीट्यूशनल विकास ये हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज हर जिला में है, A&M कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हर जिला में खुल रहा है। ये शिक्षा का विकास है। यहाँ स्कूल ड्रॉप आउट केसेस इतने ज्यादा थे, आज इतने कम हो गए, ये चीज देखा जाना चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर N.K. चौधरी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के हर बार वही बात होती है, हर 5 साल बाद चुनावी महासमर होता है, महासंग्राम होता है, चुनावी चौसर बिजती है, तमाम बातें होती, वायदे होती, गिनाए जाते हैं, लेकिन हर बार मुद्दा वही है। बिहार की राजनीति में अक्सर जो मुद्दे उठाए जाते हैं, खासतौर पर ये मुद्दे वापस तकरीबन 5 साल पहले भी इन्हीं मुद्दों पर इसी प्राइम टाइम में मैंने जिक्र किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कानून व्यवस्था। क्या वाकई में एज एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में अगर बिहार के आज की तस्वीर की बात की जाए तो क्या इन 15 सालों में बहुत कुछ बदला है, या वाकई में जो दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है? N.K. चौधरी साहब। निर्भर करता है कि आपका संदर्भ क्या, बेस क्या, रेफरेंस पॉइंट क्या, आप कहां से प्रारंभ करते हैं। अगर -10 से शुरू करेंगे आप, तो -5 भी विकास होगा। आप देख लीजिए, लाइन खींच करके ज्योमेट्री क्या पढ़ाता है आपको। अगर -10 से शुरू करेंगे तो अगर दाहिनी तरफ बढ़ेंगे 5 डिग्री 5 पॉइंट, तो आपको -5, लेकिन वो है माइनस ही जी। तो अगर आप माइनस देख के कहेंगे कि हम माइनस में हैं और बेस नहीं देखेंगे तो आप कहेंगे कि विकास नहीं हुआ। लेकिन अगर बेस से स्टार्ट करते हैं कि -10 से आप -5 पर आ गए तो कहेंगे विकास हुआ। तो ये दृष्टि पर निर्भर करता है, नंबर 1। नंबर 2, विकास की अवधारणा क्या है आपकी, उस पर निर्भर करता है। और एक अवधारणा तो है नहीं विकास की, आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, तो इस पर भी आपको देखना पड़ेगा। तो तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से जो आर्थिक विकास का जो इंडिसेस है, जो सूचकांक है, तो उससे के देखने से लगता है कि आप आगे आए हैं जी, विकास हुआ है। उसका एक पैमाना होता है ग्रोथ रेट, जिसको हम क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन हम उसके लिए जाने जाते हैं कि विकास की अगर केवल जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो उसमें विकास हुआ है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो रोड की बात आप देख ही रहे हैं, रोड की, बिजली की स्थिति के बारे में जो कहा गया है वो सही है, बिजली इम्प्रूव किया है, रोड इम्प्रूव किया है। शिक्षा में भी परिमाणात्मक विकास हुआ है, अधिक स्कूल खुले हैं और कई संस्थाएं खुली हैं। आप मेडिकल कॉलेज यह भी सही है, लेकिन अगर गुणात्मक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं। अब देखिए ना, पटना यूनिवर्सिटी के मैं शिक्षक हूँ, आपके पैनल में भी कुछ लोग बैठे हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं और छात्र नेता भी रहे हैं, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं समझता। तो वहाँ 50% शिक्षक हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, क्वालिटी जो टीचिंग की है वो नहीं है, आपका हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है, आज भी नहीं है। तो अगर उस दृष्टि से देखिएगा तो स्वाभाविक है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कहने का मौका मिला। पलायन के बारे में सरकार दावा करती रहती थी, ठीक ही कहा कि पलायन, क्यों पलायन हो रहा है? अगर रोजगार के अवसर यहाँ होते तो पलायन क्यों होता? आप औद्योगिकरण की दृष्टि से देखिएगा तो क्या विकास हुआ। मैं बिहार औद्योगिक संघ वगैरह में जाता रहता हूँ, कई कारणों से मुझे बुलाते हैं लोग, तो सरकार की नजर वहाँ नहीं है औद्योगिक विकास पर। कृषि की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करता है। यह कहना कि कुछ नहीं हुआ ये गलत होगा, ऐसा नहीं है। सच कहिए, 15 साल पहले की जो सरकार थी उसने सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य रखा था, और वो तो कहा करते थे लालू जी कि आर्थिक विकास हमारा एजेंडा ही नहीं है। तो ये तो रिकॉर्ड की बात है, लेकिन आगे चल करके आर्थिक विकास के मार्ग पर हम आगे बढ़े, इसको अस्वीकार करना सत्य को झुठलाने जैसा होगा। लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सामाजिक विकास, जिनका विकास होना चाहिए, सुन लीजिए एक, जिनका विकास होना चाहिए उनको नहीं, इसका लाभ अधिकांश कुछ लोगों तक सीमित रह गया। और स्वाभाविक रूप से है जो आम लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, गरीब लोग हैं,
वहां तक विकास नहीं पहुंच पाया, रोजगार नहीं पहुंच पाया, उनका जीवन स्तर बहुत सुधार नहीं हो सका, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ नहीं हुआ। तो इसीलिए असंतोष तो जरूर है, असंतोष है। और वो आप देख रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी सही उठा रही है सवाल, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का अपना धर्म होता है, कर्तव्य होता है, और वो सरकार को के पॉजिटिव को भी शायद नहीं स्वीकारना चाहेंगे। लेकिन मैं विश्लेषक की दृष्टि से कहूंगा कि कई मामलों में हम आगे बढ़े हैं, कई मामलों में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, काफी कुछ सुधार होना आवश्यक है। प्रेम रंजन पटेल साहब जुड़े हैं, बीजेपी नेता, मेरे साथ पैनल में शामिल होने के लिए। प्रेम रंजन जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और आस्तिक शर्मा साहब, प्रेम रंजन जी आपके पास लौटूंगा। आस्तिक शर्मा साहब, कुल मिलाकर के एनके चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक और काफी अनुभव रखते हैं। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि दृष्टि किस ओर रखते हैं आप विकास को लेकर के, वो देखने वाले को तय करना है कि किस लिहाज से विकास को परखा जाए, क्या पैमाना उसका हो। सबसे बड़ी बात में प्रोफेसर साहब पटना यूनिवर्सिटी के बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सही बताया कि एक गुणात्मक विकास होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है। आप स्कूल खोल दिए, स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, उसमें टीचर पढ़ाने वाले नहीं है, लड़के सब बाहर जा रहे हैं। अगर कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, कोचिंग व्यवस्था ठीक नहीं है, सब लड़के कोटे जा रहे हैं। टीचर यहाँ का, लड़का यहाँ का, पढ़ने जा रहा है कोटा, पैसा सब दूसरे राज्य में जा रहा है। जो फैक्ट्री खुलना चाहिए था, रोजगार नहीं मिला। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिल्डिंग बन गए, लेकिन उसमें चलाने वाला, पढ़ाने वाला का बहाली नहीं हुआ। बहाली भी होगा तो माफिया पैदा किए गए। अब कोई जो नौजवान डिग्री ले रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर 10,000 की नौकरी दे रहे हैं, और सरकार उसके नाम पर 15,000 दे रहा है। एक से एक माफिया पैदा हो गए हैं बिहार में, जो नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। जो आस्तिक जी, मेरा सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद में आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कई मुद्दे हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का है, शिक्षा है। शिक्षा का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो दौर एक मैंने भी देखा है जब कहीं ना कहीं जो नकल वाला विषय था उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा। किस तरीके से बच्चे पास हुए, नकल करने के मामले, उसके लिए स्पेशल एजेंसी भी बनाई गई। दूसरा, विशेष राज्य वाला दर्जा। दूसरा, औद्योगिक विकास को लेकर के सवाल, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सवाल। अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि कोरोना के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक आम आदमी के लिए आवश्यक चीजें हैं, उनको लेकर मैं एक चीज जानना चाहता हूं। क्या इन 5 सालों में, 15 साल छोड़ देते हैं, लेकिन सुशासन बाबू के 2 साल भी हटा देते हैं, लेकिन क्या इन 3 सालों में ये कहा जा सकता है कि चुनाव पास में आ गए हैं, कुछ ऐसे मुद्दे जो महत्वपूर्ण हो उन पर चर्चा की जाए? क्या वाकई में बिहार की तस्वीर बदली है? क्योंकि कुछ दिनों पहले ये पता पड़ता है कि पुलिया टूट गई है निर्माण के साथ ही। यानी स्थितियां कहां बदली है, वो स्थितियां मैं देखना चाहता हूं। देखिए, बिहार का विकास के नाम पर माननीय नीतीश जी 15 सालों से शासन में हैं, और बिहार की जनता उनको पूर्ण बहुमत दी थी, कोई मेजोरिटी कम नहीं था, पूरा बहुमत दी थी। और अगर बिहार का उचित विकास रहता, जनता इनसे खुश रहती, तो इन्हें डर नहीं लगना चाहिए। आज विपक्ष से ज्यादा जनता सड़कों पर है। आज जनता मांग रही है जवाब कि हमें क्या चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिला, हमारे बच्चों को उचित इलाज नहीं हो रहा, इलाज कराना है तो बाहर जा रहा है लोग, रोजगार चाहिए तो बाहर जाना है, पढ़ाई हो तो बाहर जाना है। तो आखिर सिर्फ रोड और बिजली, बिल्कुल कहना है रोड और बिजली बना तो पहले पटना एयरपोर्ट था, वो तो क्रमिक विकास, समावेशी विकास होता है, पूरा मानवता बढ़ रहा है। पहले मोबाइल कितने लोगों के पास था, आज हर आदमी के पास मोबाइल है। ये सब चीज नहीं कर सकते हैं कि उस समय बजट 24,000 का था, तो आज 2,24,000 का हो गया। जवाब ले लेते हैं प्रेम रंजन जी से। प्रेम रंजन जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही है, विपक्ष पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं है कि ये 15 साल सुशासन बाबू के, एक सुशासन के 15 साल हैं। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? मैं भी उस विकास की परिभाषा आपसे जानना चाहूंगा जो बिहार में दिखाई देती है, आप दिखाना चाहते हैं। एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा प्रेम रंजन जी। नहीं, सामने नजर आ रही है, आम पब्लिक से, आम जनता से आप पूछिए के बारे में, सब बता देंगे, सबको नजर आ रहा है सीधे तौर पे। आप जिसकी बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा में आप देखिए 35 लाख बच्चे छोटे छोटे स्कूल में नहीं जाते थे पढ़ने के लिए, आज सभी बच्चे स्कूल तक जाना प्रारंभ कर दिए। लड़कियां छोड़ देती थी पढ़ने के लिए, आज जैसे लड़कियां इंटर तक पढ़ रही है, 8वीं के बाद नहीं पढ़ती थी, नहीं जाती थी। कानून व्यवस्था ठीक नहीं था, कानून व्यवस्था को ठीक किया गया है। उसके अलावा आपने देखा है इस टेक्निक
पढ़ाई के लिए, तकनीकी पढ़ाई के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। आज जो है कम से कम लोगों को कम जाना पड़ता है। कोई अगर शौक से जाना चाहता है तो जाए। हर जिले के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग का, ये सारी चीज खुले हैं। बड़े बड़े संस्थान पढ़ाई के क्षेत्र में आप चाणक्य विश्वविद्यालय, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय आप देखेंगे। आस्तिक जी आऊंगा, फाइनल कमेंट लेने आऊंगा आपके पास में। एक बार प्रेम रंजन जी को मैंने समय दिया है। आस्तिक जी मैं आऊंगा आपके पास में। आस्तिक जी मैं आऊंगा, प्रेम रंजन जी से मैंने पूछा, एक बार उनका जवाब ले लेने दीजिए मुझे। 5 घंटे में किसी कोने से बिहार के पटना से जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप बिजली 2 घंटे से ज्यादा नहीं रहता था, कहीं 1.5 घंटा 2 घंटा रहता था। आज 20 से 22 घंटा बिजली रह रहा है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आज जो है लगभग 1000 से अधिक केवल पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। गंगा पर केवल पहले 3 ब्रिज हुआ करते थे, आज जो है 2 दर्जन ब्रिज का जो है कई सारे बन गए हैं। दर्जन ब्रिज, और दर्जन भर ब्रिज पाइपलाइन में है। आप जो है हर क्षेत्र में आप देखिएगा। कृषि के क्षेत्र में कई सारे कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कितना आपने देखा है कि उत्पादन हुआ है। लोग एग्रीकल्चर से छोड़ करके भाग रहे थे, निराश हो रहे थे, आज उस ओर बढ़ रहे हैं लोग। जैसे भावना झा, आप तो विकास देखने की बात कर रही है, इन्होंने बैठे बैठे विकास गिना दिया है। भावना झा, आप विकास देखने की बात कर रही है, बैठे बैठे इन्होंने जो योजना है और जो सारी चीजें गिना दी हैं, आपको किस तरीके से समझ पा रही हैं आप भावना झा? भावना झा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आस्तिक शर्मा साहब जी, कुल मिलाकर के प्रेम रंजन जी से जो विकास समझना चाह रहे थे, वो विकास शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा किस तरीके से उन्होंने गिनाया है। आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? आपसे फाइनल कमेंट लूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा आपसे। आस्तिक जी मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फाइनल कमेंट लूंगा। किस तरीके से इस विकास को देख पा रहे हैं जो प्रेम रंजन जी ने गिनाया है? और खासतौर पर मैं उस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं जो तमाम राजनीतिज्ञों की मांग रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, उसको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है अभी तक? क्या वो मांग खत्म हो गई है, या वो जो फंड दिया जाना था वो फंड मिल गया है, या यूं कहा जाए कि सुशासन बाबू ने इतना ज्यादा विकास कर दिया है कि अब उस फंड की आवश्यकता नहीं रही? जी, मैं कहना चाहता हूँ, कॉलेज खुल गया है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी खुल गया, ज्ञान यूनिवर्सिटी खुल गया, कॉलेज खुल गया, पॉलिटेक्निक खुल गया, लेकिन उससे पढ़ाने वाले लड़के बहाल क्यों नहीं हो रहे हैं? एक परीक्षा का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक परीक्षा का बिना क्वेश्चन आउट कोई एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कैसा विकास है? तो आपके समय में जो होता था वही खोज रहे हैं क्या? 3 साल तक जो ऐसे रिजल्ट नहीं निकलता था। ठीक है, ऐसे अहमद साहब समय की कमी है, माफी चाहूंगा। एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा, आखिर विपक्ष जिसे विकास नहीं मान रहा है, आपकी गिनती उस विकास में कहाँ होती है? क्या वाकई में वो बिहार, ऐसे अहमद साहब, क्या वाकई में वो बिहार बदल चुका है? बिहार में वाकई में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन आपसे जानना चाहूंगा। ऐसे अहमद साहब, ऐसे अहमद साहब, पूछ लीजिएगा। ऐसे अहमद साहब, 2004 में ऐसे अहमद साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? वो पच नहीं रहा है, उनको सिर्फ रोड और बिजली दिखाई दे रही है, शिक्षा उनको नहीं दिखाई दे रही है, अस्पताल खुल रहे नहीं दिखाई दे रही है। जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों का जो मैंने बताया आपको 3 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तालीमी मरकज की स्थापना की गई 10,000, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। मेडिकल कॉलेज हर जिला में खुल गए, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं पढ़ने वाले शिक्षक का, शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षक कहाँ है, वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विकास का एजेंडा कभी दिखा ही नहीं है। उनका तो अपराध का एजेंडा था, वो अपने अपराध से। ठीक है, समय की कमी है। एनके चौधरी साहब वरिष्ठ हैं, आप काफी अनुभव रखते हैं, अपना राजनीतिक अनुभव तो आपका खुद का है ही, साथ ही जो बिहार का सामाजिक जीवन है उसको काफी नजदीक से आप समझते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, बहुत छोटा आंसर उसका चाहूंगा, क्या वाकई में अब जिस उसकी बात आप कर रहे थे, कुल मिलाकर के वो शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिस तरीके से आप दिखाना चाह रहे थे इस विकास को, -10 की बात आप कर रहे थे या +1 की आप बात कर रहे थे, मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि एक दशक से मांग चली आ रही थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, क्या वो मांग खत्म हो गई है? क्या वाकई में बिहार अब बदल चुका है? कानून व्यवस्था सबसे प्रमुख मुद्दा था, वो तमाम मांगे क्या खत्म हो चुकी है? अभी कुछ दिनों पहले एक खबर थी कि पुलियाएं टूट जाती हैं उद्घाटन के साथ ही, क्या वो स्थिति अभी तक बदल पाई है? ये आपसे फाइनल कमेंट में चाहूंगा। जी, देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग समाप्त नहीं हुई है। राजनेता अपनी मांग बदलते रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत है। मुख्यमंत्री भले भूल जाए, लेकिन मुझे
लगता है कि उसका कारण है बिहार पिछड़ा राज्य है ऐतिहासिक अन्य कारणों। चलिए ठीक है, आप तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। भावना झा आपका भी शुक्रिया, एस अहमद साहब आपका भी शुक्रिया, आस्तिक शर्मा, प्रोफेसर एन के चौधरी साहब, अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कुल मिलाकर के बिहार के इस महासंग्राम में जिस तरीके से नई चीजें निकल करके आ रही है, तमाम जातीय समीकरणों पर बात की जा रही है, जातिगत रूप से टिकट दिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा वहीं खड़ा होता है, क्या वाकई में विकास के मुद्दे इतने गौण हो गए हैं कि जाति के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की तैयारी की जा रही है? सवाल वहां भी खड़ा होता है कि 15 सालों के शासनकाल में अगर आप बिहार के विकास की तस्वीर नहीं बदल पाए तो सवाल आपके शासन पर खड़ा होगा। जनता ने आपको जंगल राज को खत्म करने के लिए वोट दिए, आप 15 साल तक सत्ता में रहे, बावजूद इसके अगर आज भी बिहार वहीं का वही है तो आपका वो शासन सुशासन नहीं कहा जा सकता। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार, कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? हर दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे। फिर हम लोग जाकर के सेवा का अवसर प्राप्त करने की जनता मालिक है, उनको तय करना।